कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई हुई और साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और इस वक्त कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई तो सियासत के अंदर एक भूंचाल सा आ गया। हुक्मरान जमात परेशान दिखाई देती है और शेख रशीद अहमद साहब तो इतने परेशान दिखाई देते हैं कि वाज़ेह तौर पर वो खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डील या ढील हुई है जिसके नतीजे में शरीफ फैमिली को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी हल्की फुल्की नाला दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो जो मिले मियां नवाज शरीफ साहब से और उसे कहा कि वो नज़रियाती कार बन चुके हैं और साथ साथ तारीफ की कि मियां नवाज शरीफ डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के भी कुछ बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे नज़र आता है कि वो भी मुस्लिम लीग नवाज पर हल्की फुल्की तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि किसी सूरत किसी को ना डील दी जाएगी ना एनआरओ करने दिया जाएगा, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जो इस वक्त हुकूमत के अहम तरीन वजीर समझे जाते हैं और जो समझे जाते हैं कि इस वक्त शरीफ फैमिली के हवाले से सबसे ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उनके बयानात ने भी एक हलचल मचा दी है। क्योंकि वो माजी में भी बार बार ये बात कहते रहे कि कहीं ना कहीं कोई डील की बातें हो रही हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एनआरओ मांगने के गवाह हैं और उन्होंने खुद देखा कि शहबाज शरीफ साहब एनआरओ मांग रहे थे और अब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस डील के मास्टर समझे जाते हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स की खामोशी भी इस बात का इंदिया देती है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या हुक्मरान जमात को खुलकर इस बात का इजहार करना चाहिए था कि इस वक्त कोई एनआरओ हो रहा है या डील हो रही है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब क्या कहते हैं एनआरओ के हवाले से, पहले आपको वो सुनवाते हैं फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले भी क्या जेल थी जी, रोज आ रहे थे रोज जा रहे थे। अच्छा हुआ गो के दुनिया की तारीख में ऐसा फैसला नहीं देखा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तनख्वाह पे हैं। अब बयानिया कौन ना दे बयानिया, एक चोर और विक्ट्री का निशान। शेख रशीद अहमद साहब बयानिया का चैलेंज तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जरा ये बताते हैं कि इस वक्त पीटीआई खासी परेशान दिखाई देती है। परेशान इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को जो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिली, इस पे पीटीआई की सफ़ों के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है और वो समझते हैं कि शायद शहबाज शरीफ मामलात को बेहतर अंदाज में आगे चलाने में कामयाब हो सकते हैं और एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नैल हो चुके, जबकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। कौमी असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और नवाज शरीफ के हवाले से अब शहबाज शरीफ के बारे में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सख्त सामने आ रहा है। इसीलिए वो कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ को ना मुलाकात करना चाहते हैं और ना कौमी अमूर जिनमें इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तैनाती है उस हवाले से भी बातचीत नहीं करना चाहते। पहले भी जो ब्रीफिंग दी गई अपोजिशन की जमातों में को, उसमें भी इमरान खान साहब की गैरहाज़िरी इसी बात का सबूत थी कि वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब से ना मुलाकात करना चाहते हैं ना बातचीत करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे, साथ साथ पंजाब हुकूमत जिन मुश्किलात का शिकार है उसका भी जायजा लेंगे कि क्या पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है और फिर पीपल्स पार्टी का सिंध में लॉन्ग मार्च और सिंध में ट्रेन मार्च अब क्या असर दिखाएगा कौमी सियासत के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मलक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया। पीर मजरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कुछ ही देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। मलक अहमद खान साहब, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। शेख रशीद साहब खासे परेशान दिखाई देते हैं और इस बात का माजी में भी इजहार कर चुके कि डील हो रही है, एनआरओ हो रहा है। अब तो खुल के उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब डील के मास्टर समझाते हैं। कोई ऐसी डील हुई है, एनआरओ हुई है? इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये बड़ा इल्ज़ाम नहीं है क्या अदालतों के ऊपर, अदालत से अगर जमानत होती है तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि एनआरओ हो गया? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ और तवक्को कर रहा हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आना चाहिए। इससे बहुत छोटी बातों पर कंटेम्प्ट के नोटिस आए हैं, उसमें तो कुछ थोड़ी किसी ने अपने जज्बात का इजहार किया
और कुछ इस अंदाज में कर दिया, लेकिन अदालत की साख उनके फैसला करने की हैसियत और किसी के दबाव के अंदर आके फैसला करने की हैसियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया था, किसी ने ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था। तो अगर शेख रशीद साहब के इन वाज़े इल्ज़ामात के बाद कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो ज़मानत दी गई है, जिसका मुस्लिम लीग बड़ी सख्ती से इस तासुर को रद्द करती है, हम किसी डील के हामी नहीं, हम किसी डील के ख्वाहां नहीं, प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोर्ट ने रिगर ऑफ द सेंटेंस को कम किया है, 6 हफ्ते के लिए उसको सस्पेंड किया है। तो इसमें कौन सी डील है? समझ से बालातर है। लेकिन शेख रशीद साहब क्योंकि सिर्फ अपनी गुफ्तगू और ऐसी बातें करते हैं जो वैसे नॉर्मली नेवर मेरिट्स अ कमेंट, उनकी बात का जवाब देना भी मैं समझता हूँ कि कोई दानिशमंदी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जो कि बात से ज़्यादा लगवियात के ज़िम्रे में आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से एक वफाकी वज़ीर, क्या उनको ये आईनी हक हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह का तबसरा कर लें वो, और सुप्रीम कोर्ट ने ये किसी डील के नतीजे में ऑर्डर दिया है। बड़ी ही अजीब बात है और इस पर नोटिस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि एक वफाकी वजीर किस तरह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम इस तासुर को बिल्कुल रद्द करते हैं कि कोई ऐसा मामला है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की कुछ मुलाकातों की खबरें भी मंजर आम पर आई, मुख्तदर हलकों से कहा गया कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन फिर कुछ तरदीद नहीं आई। इसको क्या समझा जाए? उसकी तरदीद मैं कर देता हूँ जी। बिल्कुल कोई मुलाकात शहबाज साहब की किसी मुख्तदर, अगर आपका इशारा है कि किसी मिलिट्री के बंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो बिल्कुल मैं इस तासुर को रद्द करता हूँ। कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो तो अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। और मलिक साहब, अगर आप केसेस का जायजा लेंगे या अगर आप केसेस को देखेंगे तो जिन केसेस में रिलीफ मिला है 3 केसेस हैं। पहला केस आशियाना का है, अगर आप उसकी जजमेंट पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वहां पर किसी डील की जरूरत ही नहीं थी। वो वजीर आजम की अपनी एक फार फेच्ड थॉट प्रोसेस थी जिसमें उन्होंने समझ लिया कि ये आशियाना के अंदर अरबों रुपए की करप्शन हुई है। करप्शन तो हुई होगी कहीं पर, जो बाकी मालम जब्बा का केस तो मदर ऑफ ऑल करप्शन है, ये उसके तो अशरे अशीर नहीं था जहां पर एक धेले की करप्शन नहीं थी। और एक वही मैं वो सेंटेंस दोहराऊंगा जो शहबाज साहब के, 1 इंच जमीन नहीं दी गई थी। तो फिर उसमें से क्या करती कोर्ट ने तो उसकी बड़ी स्क्रूटनी की और उसके बाद फारिग किया। इसी तरह रमज़ान शुगर मिल्स का केस था कि वो जो एक जी गंदे पानी का नाला जो बनाया उस पर करप्शन का चार्ज लगा दिया और इमरान खान ने जी मिलों को फ़ायदा देने के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी थ्योरी वहाँ से निकाली। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अपने केसेस जब सामने आने लगे तो फिर उसके ऊपर भी खामोशी होगी। हमें समझ से बालातर है कि ये किस तरीके से इन मुकदमात की बुनियाद पर समझते हैं कि ये शहबाज साहब को गिरफ्तार रख सकते थे। और मियां नवाज शरीफ की अल्लाह के बंदो भाइयों, उसकी तो यार सेहत ख़राब है, उनकी हार्ट का प्रॉब्लम है, एंजाइना की पेन है, किडनीज इफेक्टेड हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, 70 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या चाहते हैं? क्या ये उनको एक चाहते हैं कि बिल्कुल उनको पाबंद सलासल करके बीमारी की हालत में कोर्ट्स में उसका नोटिस ना लें? ये शेख रशीद साहब की खाम ख्याली है जितनी देर। और फिर ये अच्छा, एक सेकंड मलिक साहब, एक बात और मुझे कहने थे जी प्लीज। और अगर बिलफर्ज ये बयानिया की बात जो भी आपने मुझे उनका वो क्लिप चलाया, तो क्या बयानिया ये समझते हैं कि मज़ाहमत का बयानिया को बड़ा शानदार बयानिया था जिसको लेकर पहले मुस्लिम लीग चली थी, और ये तो फिर उस मज़ाहमत के बयानिए के खिलाफ ये तो सारी बात ही इस तरह से करते रहे आज तक। और शेख रशीद अहमद सारी जिंदगी इसी बयानिए के साथ तो रहे, कब रहे इस बयानिए से हट के दूर हो? ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, चूंकि मुझे आपका मुझे इस पे बयानिए पे भी आपसे बातचीत करनी है, लेकिन मैं वापस आता हूं। पीर मजहर साहब की तरफ मुझे जाना है। पीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मिले मियां नवाज शरीफ साहब से, वापस आए, बड़ी तारीफें की, कहा बड़े पुरअज़म है मियां नवाज शरीफ, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, ना कोई रियायत चाहते हैं, और एक नज़ियाती कारकुन नज़र आए उन्हें। लेकिन जब ट्रेन मार्च पे बिलावल भुट्टो निकले तो सिंध के अवाम से मुखातब करते हुए बिलावल भुट्टो मियां साहब के बारे में क्या कह रहे थे, ज़रा वो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपका इस पर तबसरा चाहूँगा। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ECL से हट गया।
ये केस का वजीर आजम है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है। पीर मजरुल हक साहब, बिलावल साहब मुबारकबादें दे रहे हैं, एनआरओ की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब पहले तो बहुत तारीफें करते थे कि मियाँ साहब अपने मौके पर डटे हुए हैं, ये तब्दीली क्यों कर आई? मैं नहीं समझा। जो मैं आपने अभी जो वीडियो क्लिप मुझे दिखाई उसको देख के तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने तो एक्चुअली ये टॉन्टिंग की है यू टर्न पे, कि ये यू टर्न लेने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते रहे, अब वो उन्होंने फौरी यू टर्न लेके अब उनको ये इस किस्म के दे रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ और ख्याल है। मैं समझता हूँ कि जो मलिक साहब ने जो बात की, मैं उसके उस व्यू का हूँ कि एक वकील की हैसियत में मैं कह रहा हूँ, कानून को जानता हूँ, मुझे पता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले दिए हैं उसमें डील कहाँ से आई, ये तो मुझे समझ में नहीं आई। ये शेख रशीद साहब बादशाह बहुत पुराने, वो तो उनके हाथ चूमते थे, उनके मुंह चूमते थे नवाज शरीफ के। अब यू टर्न तो उन्होंने भी बढ़ा लिया है ना, अब उनके इतने खिलाफ हो गए कि हुकूमत में बैठते हुए भी हुकूमत के ऊपर वो तनकीद और उनको चैलेंज करते हैं उनकी अथॉरिटी को। तो मेरे ख्याल में वो डिसिप्लिन उनका वो आपस में जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि डील अगर होती तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती ना, जैसे पहले परवेज मुशर्रफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की डील हुई सऊदी अरब के थ्रू, और वो चले गए यहाँ से। मुझे साईं गौस अली शाह ने बताया कि रातों रात यहाँ से शहबाज शरीफ उनके साथ थे, खाना रात को खाया सुबह को थे ही नहीं। तो डील तो ये होती है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, उसमें ये जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, उनको आप चैलेंज भी कहने का कह रहे हैं, क्लेम कर रही है गवर्नमेंट कि हम उसको चैलेंज करेंगे, या नेब कह रही है, आई डोंट नो कौन करेगा चैलेंज, या करते भी हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो उनका राइट है, कानूनी राइट है। जैसे हम लोग या जो दूसरे अग्रीव पार्टी होती हैं जाते हैं चैलेंज करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन जुडिशियल ऑर्डर्स में कोई डील है। हो सकता है वो शेख रशीद साहब के मिजाज पे वो बार पड़ा हो और उनके जो सवारात थे वो ज़रा मजरू हुए हों इस बारे में। उनके जहन में था कि शायद ये सारी ज़िंदगी पड़े रहेंगे, यहीं मर खप जाएंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये आदमियों की विशफुल थिंकिंग होती है। लेकिन अगर यही इसी जगह पे अगर शेख रशीद साहब खुद होते तो आपसे कोई और दूसरी गुफ्तगू करते हैं। ठीक है डॉक्टर उमेश कुमार साहब, हुकूमत परेशान क्यों दिखाई देती है और बार बार क्यों जिक्र करती है एनआरओ नहीं दूंगे? अगर एनआरओ मांगा नहीं जा रहा तो फिर क्यों बातें की जाती है? इमरान खान साहब को यह कहने की जरूरत क्यों पेश आती है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर किसी की जमानत हो जाती है तो वज़रा के लिए परेशानी या पीटीआई के लिए परेशानी की बात क्यों है? अदालतों से सजाएं होती हैं, अदालतों से जमानतें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हुकूमत बिल्कुल परेशान नहीं है। हुकूमत अपने काम के ऊपर तवज्जो दे रही है। अदालतों का काम है, अदालतें देख रही हैं। सियासी लोग सियासी जरूर देते हैं, जो मिनिस्टर MNA रहते हैं वो भी लाजमी है, सियासी है, तो सियासत के हवाले से अपने पार्टी का या अपना मौक़िफ़ जरूर देते हैं सियासी लेवल पे। मगर हुकूमत का इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर जमानत देती है तो भी जो है वो जुडिशरी दे रही है। अगर JIT या नैब जो देख रही है JIT के हवाले से, या फिर बैंकिंग कोर्ट उसको जो है वो आसिफ साहब और फरयाल को जो जमानत दे रही है, तो नहीं समझता कि हमारा कोई इंटरफेरेंस से कोई है। रही बात जो NRO की बात की जाती है, एक जो है वो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई रैली जो निकल रही है, कभी बोल रहे हैं पंजाब से रैली निकलेगी मरियम की। अब वो भी आपको पता चला, मलिक साहब कल ही मेरे साथ उस प्रोग्राम में से मैंने कहा अभी ये कंस्ट्रक्शन वहाँ पर छूट गया है और अब जो है वो CMN जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ उनको रिलीज मिला है। बाकी जो पीपुल्स पार्टी की जो JIT रिपोर्ट आपकी नजरों से भी गुजरी है, हमारी नजरों से भी गुजरी है 24 दिसंबर वाली, तो JIT क्लियर थी। मैं तो समझता हूँ JIT के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आ जाना चाहिए था, जैसे मियाँ साहब का आया। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है फारूक नायक और शाहिद अहमद के कहने के ऊपर एक ऑप्शन देते हैं कि नैब इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करे, और वो भी नैब ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो जो भी करना है इदारों को करना है, साहब अदालत को करना है, जुडिशरी की सुपरविजन है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है, हाई कोर्ट उनको जमानत दे रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत इस हवाले से परेशान है। हुकूमत को ये है कि इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं, उस इंटरनेशनल चैलेंजेस के अंदर
मेन रोल होना चाहिए। अभी लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या शेख रशीद अहमद साहब को आप कोई एक जिम्मेदार वजीर नहीं समझते? वफाकी वजीर हैं, बड़े अहम आपके इत्तेहादी हैं और बड़े अहम आपके एक वजीर समझे जाते हैं। अगर वो इस किस्म के बयान देंगे कि मैंने खुद देखा NRO मांगते हुए, फिर ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब मास्टर हैं डील के, उन्होंने डील कर ली है, उस पर क्या बाज पुरस नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि फेडरल मिनिस्टर हो या किसी पार्टी का फोकल पर्सन हो, कम से कम अदालतों के हवाले से फैसले आए तो उसके ऊपर ऐसे रिमार्क नहीं देने चाहिए। और इसका मतलब ऐसी स्टेटमेंटों से एक तासर जाता है कि जो है वो जुडिशरी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इससे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तासर जाता है और ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और शेख रशीद साहब सीनियर पॉलिटिशियन है और ब्रेकिंग न्यूज बनानी है किसी भी वजीर को, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है और ऐसी चीजें होने से पहले फैसल वाडा भी ऐसे करता था, मगर अभी कुछ उसने बंद किया है तो दूसरी चीजें दूसरे लोग कर देते हैं। तो ये चीजें करने से जो है वो पायदारी नहीं बनती है और चीजें खराब होती है, तो उस चीज की जरूरत नहीं है। इदारों को भी इस तरीके से खराब नहीं करें। माजी में भी जो है जैसे कुछ स्टेटमेंट आई कि भाई सिंध गवर्नमेंट जा रही है गवर्नर आज, जबकि ऐसी कोई चीजें नहीं थी, नहीं 18th अमेंडमेंट की चीज है, नहीं सिंध गवर्नमेंट की हवाले से कोई चीज है, नहीं कोई चीज की बात है। अगर कोई चीज है भी सही तो माजी में होती भी रहती है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के किसी बंदे का तबसरा होना मैं समझता हूँ नहीं। हाँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आप गवर्नमेंट है, आप कहें कि भाई हम कोई NRO नहीं देंगे, आप अगर NRO चाहे कोई मांगे या नहीं मांगे, आप ये कहें कि भाई मुझसे अगर कोई मांगेगा। मैनिफेस्टो ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान है, मनी लॉन्ड्रिंग फ्री पाकिस्तान है, और ये इशू भी इस हवाले से है, GIT इस हवाले से है, नेब का किस हवाले से है, तो इस वजह से इन चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं पाकिस्तान के चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपोजिशन को हर तावन करने के लिए तैयार हूँ, अपोजिशन की बात मानने के लिए तैयार हूँ, अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं हम। मगर अगर उसके स्टेक के ऊपर पाकिस्तान का स्टेक होगा, करप्शन का स्टेक हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेक होगा, तो वो कम से कम PTI की गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमारी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए और यही स्टेटमेंट खान साहब की तरफ से है और मैं इसको भी। ठीक है डॉक्टर उमेश साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की परेशानी और साथ साथ पीपल्स पार्टी की परेशानी कितनी है कि उसे ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च करने की जरूरत महसूस हो रही है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। मलिक अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर पंजाब से खुश नहीं हैं। इन हालात में कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी एक्टिव हुई है, कुछ अरकान की असम्बली के साथ राब्ते में है और कुछ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साथ भी राब्ते हुए हैं, ताकि अगर पंजाब में नए कायद-ए-ईवान का इंतखाब होता है तो हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा की जा सके। मलिक साहब, मैं आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस पर जवाब देने से पहले मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो बात की, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, इनसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। देखिए, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि अगर एक शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक दफ़ा पब्लिकली प्रूवन उनकी द्रोहगोई साबित हो जाए, मैं को गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, साबित हो जाए कि उन्होंने गलत बात की है, फिर दूसरी मरतबा आशियाना के केस में साबित हो जाए, फिर तीसरी मरतबा साफ पानी के केस में साबित हो जाए, फिर चौथी मरतबा पब्लिक सेक्टर कंपनीज के केस में साबित हो जाए, यानी 4 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। जावेद सादिक का इल्ज़ाम लगाया, 10 अरब रुपए की मुझे ऑफर की, उसका इल्ज़ाम लगाया, सब के सब साबित हुए कि गलत है। फिर किस हक के तहत, फिर किस राइट के तहत वो दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये समझ से बालातर है। उनको ये हक किसने दे दिया कि बगैर किसी एक सबूत के वो कहें कि जी लूट के ले जाने वालों से मैं बात नहीं करता। ये तो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के साथ दूसरों की साख को मुतासिर करने के एक मकरू काम के साथ उनका ताल्लुक लग रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। और अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये कर रहे हैं, तो बल्कि मैं ये समझूंगा कि झूठ बोलकर, गलत बयानी करके, लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर, और भी बहसीयत वज़ीर आज़म ये काम करने के बाद वो पाकिस्तान की सर्विस नहीं कर रहे, खिदमत नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अब आ जाएं आप कि इसमें
हमारा उनको ये बड़ी बड़ी तनबीह है हमारी वज़ीर आज़म को कि आप अपोजिशन के साथ क्या समझते हैं कि आप कोई मखफूकुल फितरत चीज़ हैं या आप कोई वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो जिस ओहदे पर आज आप बैठे हैं इस पर तो ये लोग जिनके खिलाफ आज आप बात कर रहे हैं 3-3 मरतबा बैठ के जा चुके हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ आज आप बात करने को तैयार नहीं है किबला, वो आपसे पहले इसी रास्ते से गुजर कर गई हुई हैं। लेकिन ये रौनत, ये फ़रौनियत, ये इस तरह का तकब्बुर हमने किसी के अंदर आज तक नहीं देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपने मुंतखब करने हैं और आप वो कर नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि आप अपोजिशन के लीडर के साथ बैठेंगे ही नहीं आप। ये तो किस तरह की रौनत है, ये किस तरह की हुकूमत आप चलाना चाह रहे हैं? क्या ये कोई आप समझते हैं कि कोई आप कोई मोनार्क हैं, ये कोई बियॉन्ड सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको मिल गई है? ये क्या मामला है? आपने इस मुल्क के आइन के साथ एक मजाक बना दिए, इसको खिलवाड़ बना के रख दिया आपने, और फिर उसके बाद आप फॉरेन ऑफिस के जरिए नेशनल एक्शन प्लान पे आप अगर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले सकते और पार्लियामेंटी लीडर्स को करने के लिए आप डिप्टी सेक्रेटरीज के जरिए खत में, कैसे व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? ठीक, अब मईशत आपसे संभाली नहीं जा रही, प्रोग्राम आपके पास है कोई नहीं और लगे चले बड़ी बड़ी बातें करने, मजाक वाली बात है। इन हालात में पंजाब में जो आपने वजीर आला यहाँ पर आपने नामजद किया और उसको मुंतखब करा दिया और फिर पूछो इसका पूरा वेट डाल दिया, पंजाब की वर्किंग बिल्कुल कोलैप्स्ड है, कोई गवर्नेंस नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लूलेस डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, इधर कुछ पता नहीं है कि क्या होना है, बिल्कुल एब्सोल्यूट टोटल केओस की सूरत है मलिक साहब। अब रही बात कि मुस्लिम लीग मुतहरक, तो मुस्लिम लीग एक मुतहरक जमात है, हम इनसे हुकूमत लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जितना 8 माह में इनको वक्त मिला, जो भी इनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। महंगाई के साथ लोगों का बुरा हाल है, आप देखें जो अब पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, अशिया खुर्दोनोश की कीमत, आप देखें लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है। ये 50 लाख घर और करोड़ नौकरियां तो बड़ी दूर की बात रहेगी, यहाँ तो लोगों के घर से लोगों के सर से छत छिन रही है। हमारा ये बिल्कुल कतई तौर पे हम ना एस्पायरेंट हैं आज के वक्त में, ना हम इस तरह की कोई पैलेस इंट्रीग्स करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि हुकूमत, ये इनकी हुकूमत बनी है जैसे बनी है, जिस तरह से बनी है, जिस लिए बनाई गई है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये डिलीवर करें, पब्लिक को दें जो इन्होंने वादे किए थे। फिर जब ये चैलेंजर थे और जब ये ऑपोजिशन लीडर की हैसियत में गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे थे, तो किस किस बात से ये इन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये कहते थे हम कर्जे नहीं लेंगे, आज ये दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं, हाथ में इनके बाउल है, और इनको ये नहीं पता कि जिन कर्जों पर आप पिछलों को कोस रहे हैं उसको कर्ज कह रहे हैं, तो वही कर्जे तो आप मजीद लेते चले जा रहे हैं। आज आप गिन रहे हैं क्या जितने मेरे सवाल का जवाब दे दें, एब्सोल्यूट मेरे सवाल का जवाब मलिक साहब दे दें कि क्या आपके राब्ते हैं दीगर जमातों के साथ, आपने कोई राब्ते किए? मलिक साहब नहीं, बिल्कुल मलिक साहब, हम इनको वक्त देना चाहते हैं। इनकी हुकूमत को देखिए कितनी थोड़ी अक्सरियत के साथ चंद वोटों की इनकी हुकूमत है। हम चाहते हैं कि ये जैसी तैसी हुकूमत बनी है ये चले, इनकी डिलीवरेंस का पता लगे, इनकी कारकर्दगी का पता लगे, इन्होंने जो अपनी मिशन स्टेटमेंट्स दी थी वो सामने रखें, हुकूमत करें। मुझे इन पर एतराज़ सिर्फ ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की कैंपेन के तौर पर अभी तक चल रहे हैं। हुकूमत की इनके पास ना कोई क्या बताएं ना कहाँ पर क्या भले से पीटीआई मलिक साहब भले से पीटीआई अपना नया कायदे ईमान लाने की कोशिश करे, मुस्लिम लीग नवाज जोड़ तोड़ करके अपना वज़ीर बनाने की कोशिश नहीं करेगी? नहीं मलिक साहब, हम इनको वक्त देंगे। हम चाहेंगे कि ये हुकूमत में रहकर अपने पब्लिक से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करें। हम मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलाएंगे। हम एक प्लेस्ड सिस्टम के जिस तरह का भी इनका मामला है, हम तकलीफ में हैं, हमारी लीडरशिप तकलीफ में है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात वज़ीर आज़म से लेकर पूरी पीटीआई की टीम जितनी भी है डायट्राइब में फंसी हुई है और बिल्कुल गलत बात करती है। लेकिन फिर भी इंसाफ होगा, हमें नज़र आ रहा है कि होगा। ये इनके जो झूठ हैं वो सारे एक्सपोज होंगे, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जिसका सबूत ही ना हो, साबित कैसे किसी ने करनी है और क्या बात करनी है, जिसके अंदर कोई मतलब बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से ख्वाब ख्याल के अंदर बातें सोचते हैं और फिर उनको आगे सुबह करना शुरू कर देते। ठीक है, पीर मजहर हक साहब देंगे, ये हुकूमत करें, हम कोई ऐसा इरादा नहीं। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। पीर मजहर हक साहब, पीपल्स पार्टी ने ट्रेन मार्च किया और उन हालात में ट्रेन मार्च किया जब ये कहा जा रहा था कि आसफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के गिर्द ये घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में आप इस मार्च को क्या समझते हैं? हुकूमत पर दबाव बढ़ाना या अपने लिए एक सियासी माहौल क्रिएट करना, क्या जरूरत को महसूस की पीपल्स पार्टी ने?
देखें, आपको याद होगा इसको नाम भी भुट्टो शहीद का दिया गया कि ये भुट्टो साहब ने इस तरह से अवामी राब्ते की जो मुहिम चलाई थी वो बड़ी लोगों को उसने अट्रैक्ट किया था। और चूंकि बिलावल भुट्टो अब उनके नवासे तो हैं लेकिन अब वो पार्टी के चेयरमैन उन्हीं की जगह पे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पार्टी को मुतहरिक किया जाए लोगों को। ये कोई मकसद नहीं है। ये बेचार जो भी लोग आए थे स्टेशन पे या ट्रेन में ऊपर नीचे आप देखें फुल था। ये कोई इस्लामाबाद जाने की तो बात नहीं थी, वो सिर्फ उनका मकसद ये था एक तो ट्रेन मार्च को दोबारा पॉपुलर किया जाए, लोगों को मुतहरिक किया जाए। और आपने देखा कि उससे काफ़ी पार्टी मोटिवेट हुई है और मोबिलाइज हुई है। मकसद ये था। और उसका कोई उन्होंने अपनी किसी तकरीर में भाई ये सिर्फ कहा कि आप एहतसाब भले करें लेकिन इंतकाम मत लें। और ये देखें, ये हमसे शुरू में से ये होता आ रहा है। ये अभी नवाज शरीफ साहब वाले उनका हुकूमत रही, हम सब जेलों में पड़े थे, मोहतरमा के ऊपर इतने रेफरेंसेस बने थे। अब ये कहूँगा दोबारा रिपीट करूँगा तो मलिक साहब भी ज़रा बुरा मनाएंगे और दूसरे लोग कहेंगे यार आप तो बीच ऐसी बातें पुरानी ला रहे हैं। लेकिन ये हिस्ट्री है, एक हकीकत है। तो हमने कोई इस तरह से ट्रेन मार्च पहले किए थे, हमने लॉन्ग मार्च जरूर किया था इस्लामाबाद में और हमने उसको उसमें हम भी अंदर थाने में सियाला थाने में हम रहे थे एक रात। लेकिन बात है कि ये अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना, अपने पार्टी की जो ट्रेडिशंस है उसको आगे लेके चलना। लेकिन पीर साहब को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन पीर साहब फवाद को भी एतराज नहीं है। लेकिन पीर साहब फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अब्बू बचाओ मार्च है। फवाद चौधरी साहब का अबू कौन है ये तो पहले वो खुद फैसला करें। वो उसके तो 3-4 यूसुफ रजा गिलानी को भी अबू कहते थे, तो नवाज शरीफ साहब को भी अबू कहते थे, परवेज मुशर्रफ को भी अबू कहते थे। अब ये नया अबू है, अब ये इनसे तो जान छुड़ा है, अभी देखेंगे नेक्स्ट अबू कौन होता है। ये ऐसी सियासी मजाके और लतीफे सुनाते रहते हैं, उनका आप माइंड नहीं करें। लेकिन पीर साहब इन हालात में जब आपके मुकदमात अदालतों में हैं, जरदारी साहब के हों, बिलावल साहब के हों, फरियाद तालपुर साहबा के हों, इन हालात में क्या बिलावल भुट्टो साहब को ये हुकूमत को धमकी देनी चाहिए कि 7 वोटों से बनने वाली हुकूमत नहीं चलने देंगे? तो फिर इसका मतलब क्या लिया जाए? तो अपोजिशन वाले क्या कहेंगे? भाई मलिक साहब आप तो पुराने सहाफी हैं, अपोजिशन का तो काम ही यही है कि जरा अपनी ताकत का मुजाहरा करें और हुकूमत को कहेंगे सीधे रास्ते पे आ जाओ वरना फिर तुम्हारी कोई इतनी औकात नहीं है कि ज्यादा अरसा चल सकोगे। तो ये तो अपोजिशन का काम है। तो हम क्या उनकी तारीफें करेंगे, उनको कहेंगे नहीं नहीं बेटा चलो। ये तो मलिक अहमद खान का जिगर है जो उनको इतना सारा उन्होंने कहा कि हम 4.5 साल पंजाब के लोगों को भुगताएंगे, वो इनका शिकार होंगे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये नाअहल है। अब भाई आपको पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, इसमें जैसे मौका मिले यार हुकूमत ले लो और फिर लोगों की जान तो छुड़ाओ। ऐसे लोगों से, नाअहल लोगों से, खुद कहते हो नाअहल हैं फिर कहते हो कि नहीं ये चलते रहे भले हम इनको टाइम देते हैं। भाई आप टाइम क्या देंगे, तब तक लोगों का तो कबाड़ा हो जाएगा। तो अपोजिशन का काम ये है कि हुकूमत के ऊपर जरा अपनी कड़ी नजर रखें। यानी आप समझते हैं कि आप लोग जो है थोड़े हो, आप समझते हैं पीर साहब पंजाब हुकूमत को गिरा देना चाहिए और अपोजिशन को मिलके पंजाब हुकूमत में अपना वज़ीर लाने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल। ये कोई इसमें पूछने की बात है? मैं तो मलिक साहब की बात में बड़ा हैरान हूं। ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है सही, इसमें पार्लिमानी सिस्टम में पहले शुरू से लेके ये होता आ रहा है भाई जिसके अगर वो गवर्नमेंट कमजोर हो गई है, डिलीवर नहीं कर पा रही है, आपको मौका मिल रहा है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यार ये क्या सोच रहे हो कि सफर तो लोग कर रहे हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे। या आम आदमी की जो तकलीफें आपने बताई तो आप कहते हैं यार 4.5 साल भुगते। ठीक है पीर साहब, मुझे एक और ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। एक ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, 2 चीज़ों का बड़ा क्विकली मैं आपसे जवाब चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है। एक तो ये कि मलिक अहमद खान साहब बात कर रहे हैं कि बहुत से इल्ज़ामात जो आपने आयद किए वो सारे दुरुस्त साबित ना हो सके,
अगर अगर लाहौर के देखा जाए मेट्रो के ऊपर कहा गया इतने अरब खर्च किए गए, वो भी आपने हुकूमत ने मान लिया कि नहीं वो दुरुस्त अदाद शुमार नहीं थे। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर जाना चाहें तो क्या PTI की हुकूमत उनका नाम ECL से निकाल के उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे सकती है? देखिए, जब कोर्ट, बड़ी कोर्ट ने, आला अदालत ने कह दिया कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लिए 6 हफ्ते की जमानत देते हैं, मैं समझता हूँ कि 6 हफ्ते जो मियाँ साहब की जो होगी रोजाना की एक्टिविटी, वो भी डिपेंड करती है कि आगे 6 हफ्ते से आगे वो जमानत होती है या नहीं होती। अगर 6 हफ्तों के अंदर वाकई मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से, रेस्ट के हवाले से और मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से अगर ट्रीटमेंट होगी तो आगे हाई कोर्ट भी उसको नजर देखेगी। अगर वो नहीं होगी, सियासी एक्टिविटी होगी, तो मैं समझता हूँ कोर्ट भी उसके ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि कोर्ट को अगर इतना सीरियस मसला लगता तो कोर्ट इजाजत दे देती बाहर जाने की। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कि गवर्नमेंट ECL में जो नाम डले हुए हैं उसके लिए अगर कोई ऐसी आती है कोर्ट से डायरेक्शन, जैसे अभी शहबाज शरीफ की आई, अब हुकूमत के पास है कि कोर्ट का ऑर्डर माने या उसको चैलेंज करने के लिए दोबारा अपील करे कि हमारी राय ये है जी। मगर उसके बाद भी जो कोर्ट का जो डायरेक्शन आता है वो हुकूमत को मानना है, क्लियर कट डायरेक्शन है। लेकिन अभी तो गेंद आपकी वजारत दाखिला की कोर्ट में है। देखिए, जब नहीं किसका अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात करें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना, नहीं, जब आला अदालत ने कह दिया तो PTI की गवर्नमेंट जो करप्शन फ्री, मनी लॉन्ड्रिंग फ्री जो चाहती है, उसका मैनिफेस्टो ही जो PMLN और PTI की करप्शन के खिलाफ था, तो वो कैसे रियायत देगी? ठीक है, वो रियायत दे तो फिर तो आ जाएगी कि बाबा हुकूमत के ऊपर जो किसी का इंसिडेंट आ गया और जिसकी वजह से जो है हुकूमत ने ये कर दिया, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है उस चीज का कोई। डॉक्टर साहब बदकिस्मती से मुझे ये मैनिफेस्टो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टो स्वाइस स्कैंडलाइजिंग के और कुछ है नहीं। और मुझे लगता है पीर साहब क्योंकि एक पुराने बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़ा उनका तजर्बा है, और मुझे अपनी सियासी हिकमत अमली पर लगता है कि पीर साहब की इस सलाह को बड़ा संजीदा लेना पड़ेगा, और लगता है कि इस नलायकी से जान छुड़ानी फ़र्ज़ मनसबी होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है जी। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने सही सिमत दिखाई जनाब। ठीक है पीर साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले लूँ। पीर साहब, पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं, इन हालात में पीपल्स पार्टी का लाएमल क्या होगा? मलिक साहब, आप तो बहुत पुराने हैं, आपको तो पता है कि 11 साल का अरसा जेल में रहने वाले जो हमारे लीडर हैं और जिनसे सिर्फ मुलाकात के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी पाए की लीडर छोटे बच्चों को लेके जेल के दरवाजे पे खड़ी रहती थी, और उनको मुलाकात करने में जो दिक्कत पेश आती थी, और जो उनको होस्टेज बना के रखा था आसिफ जरदारी को, मोहतरमा को हैरेसमेंट करने के लिए, उनको झुकाने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अब बात रही PMLN वालों से, मलिक साहब से पूछे कि ये ज़रा बहुत कड़वी बात है, हम लोगों ने तो बहुत सफ़र किया है और इन्हीं के हाथों किया है, अब इनको हिम्मत करनी चाहिए, हमारी फिक्र कोई नहीं करे मलिक साहब, ठीक है, इंशाल्लाह जो भी आएगा भुगत लेंगे और फिर फेस कर लेंगे। तजुर्बा भी है, हम पहले भी नहीं मैंने तो ये कहा है, मैं तो अदालतों पे फिर डिपेंड करता, हमारे जो भी केसेस हैं उनको कैसे देखें। मैंने तो आपने जो पिछली बात कही थी ना कि पार्लिमानी निजाम में नलायकों को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, वो मानी है बात। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, पीर मजहर हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।